चलिए काइनेटिक थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट था कि ऑल पार्टिकल्स आर स्मॉल, रिजिड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, मतलब कॉलिजन्स इलास्टिक है। दूसरा, इनका स्मॉल होना मीन्स, पहले मैं पहला पॉइंट ही डिस्कस कर देता हूं। स्मॉल होना मीन्स वो इतने छोटे हैं कि अगर हम उन सभी पार्टिकल को एक जगह इकट्ठा कर देते, इन सभी पार्टिकल को एक जगह इकट्ठा कर दें तो इतना सा बनेगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले उन खुद का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। रिजिड मतलब वो डिफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब डिफॉर्म नहीं हो सकते तो उनके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं है। स्फेरिकल, स्फीयर की तरह हम कॉलिजन ट्रीट करेंगे। और इलास्टिक मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है जब दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे, एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है। दूसरा, नो इंटरैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं है, मतलब ना किसी तरह का अट्रैक्शन है ना किसी तरह का रिपल्शन है, मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। थर्ड इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ सिमेट्रिक है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। टोटल एन नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर दो तरह के मॉलिक्यूल में मिक्स करता हूं कि एक थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल है, एक लाइट मॉलिक्यूल है, तो ये इंडिविजुअली n बाय v हैवी मॉलिक्यूल के लिए भी कांस्टेंट है, लाइट मॉलिक्यूल के लिए भी कांस्टेंट है, ठीक है। और कंबाइंड सिस्टम के लिए भी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चौथा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है वंस अगेन इन ईच डायरेक्शन, जिस वजह से हम कह पा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज 0। और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नंबर के साथ कुछ ऐसा है, ये स्पीड ले रहा हूं, यहां पे एन भी फंक्शन ले रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा है, एन भी डी एन बाय डी वी है, ठीक। ये अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये हमारी आरएमएस स्पीड है, ठीक है। एक हमारी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ये। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल इतना कि लार्ज वेलोसिटी के भी चांसेस हैं, स्मॉल वेलोसिटी के भी चांसेस हैं। अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन पॉजेसेस एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड, ठीक है। और कुछ के पास स्पीड कम भी है, बाकी सबके पास एवरेज है, ठीक। तो ये हमारा डिस्कशन था काइनेटिक थ्योरी का, ठीक है। अब हम इन्हीं डिस्कशन की मदद से चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर रहे हैं एक फंक्शन की dn बाय dv, इसी को मैं nv फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो फिलहाल अगर मैंने dn बाय dv लिखा है और dn मेरा है कुछ फंक्शन होगा, तो fv dv, तो dn क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड इन रेंज v टू v प्लस dv। ये इस इंटरवल में लाई करने वाले पार्टिकल्स dn है। अब चूंकि स्पीड हमारी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से लेके इंफिनिटी में, तो एक v से v प्लस dv के बीच में ना के बराबर पार्टिकल आएंगे, इसीलिए dn का ग्राफ बनाना मीनिंगलेस है। हम dn का ना बना के dn बाय dv का ग्राफ बनाते हैं। तो v से v प्लस dv के बीच में dn मॉलिक्यूल थे, dv से डिवाइड कर दिया तो dn बाय dv एक नंबर बन गया बड़ा सा, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ जब प्लॉट किया तो दरअसल ये फंक्शन v स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस v स्क्वायर टाइप का बनता है बाय अल्फा, इस तरह का फंक्शन होता है।
एग्जैक्ट फंक्शन से आपको कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट फंक्शन याद भी नहीं करना, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करके निकालते हैं, तो अभी फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम वो फंक्शन, बस कुछ फंक्शन है, हम बस वो समझेंगे कि उस फंक्शन की मीनिंग क्या है। तो ये एफ ऑफ वी, यही हमारा एन वी है, मैं कैसे भी डिनोट कर सकता हूँ। इसका वी के साथ ग्राफ ये बना, इसका एक मैक्सिमम आएगा जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं, और ये जो एक्चुअल फंक्शन में अप्लाई करने पे आया मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, वो आया 2RT बाय मोलर मास। एक RMS स्पीड आई, तो RMS क्या है, सभी के स्क्वायर का एवरेज, RMS हम पहले से जानते हैं, तो 3RT बाय n। तो RMS समझ सकते हैं V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट बाय n अंडर रूट, सभी के स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट, ये RMS है। एक और आई एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड आई 8RT बाय पाई m, m मोलर मास है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करोगे, मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे, RMS निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, ये आएगा। लेकिन वो फंक्शन हमसे इंटीग्रेट होता नहीं है डायरेक्टली ऐसे, इसीलिए हम एग्जांपल लेंगे किसी दूसरे फंक्शन का मन से मान के, ठीक। तो फिलहाल ये तीन चीजें ये हमने याद कर ली है लगभग, तो ये चीजें याद रखिएगा। RMS की जरूरत कब पड़ेगी, जब जब काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन करोगे तो वो v के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब यहां हम सभी का एवरेज लेंगे, मतलब RMS यूज करेंगे। जो v पे डिपेंड करेगा वहां हम, जहां जो v पे डिपेंड करेगा वहां हम एवरेज स्पीड लेंगे, ठीक है। जनरली हमें RMS की ही मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी। चलो चलिए, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि dn बाय dv वर्सेस v, दिस इज कॉल्ड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये मान लीजिए दिया हो कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, यही dn बाय dv को ही fv लिख रहा हूं, इज इक्वल टू अल्फा v e टू दी पावर माइनस v बाय v नॉट। ये था, इस तरह का कुछ फंक्शन है। अल्फा कुछ कांस्टेंट है, अल्फा की जगह मैं स्मॉल a भी ले सकता हूं। a एंड v नॉट आर कांस्टेंट्स। तो ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है dn बाय dv का, ठीक है। तो ये एफ भी ही dn बाय dv है, और dn क्या है, v से v प्लस dv के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं। तो अब हम पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए। तो ग्राफ तो दिख रहा है x e टू दी पावर माइनस एक्स जैसे ही बनेगा ग्राफ। तो इसका वैल्यू 0 पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, बीच में कहीं मैक्सिमा आता, ठीक है। और बीच में मैक्सिमा कहां आएगा वो हम डेरिवेटिव से निकाल लेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ इसका इस तरह है, ठीक है। अब हमसे पूछा होता जैसे पहला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो ये n, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dn। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dn कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है, आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते। तो सोचिए dn कैन बी रिटन एज dn बाय dv इंटू dv, और ये dn बाय dv अगर मैं इसी को फंक्शन fv मानूं तो fv dv का इंटीग्रेशन ही लिखा है, मतलब इस पार्ट का एरिया अंडर द कर्व ही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और fv कितना है, av e टू दी पावर माइनस v बाय v नॉट dv, ये फंक्शन बना। अब इसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए हमें, तो इसका a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v e टू दी पावर माइनस v नॉट, और लिमिट कहां है, 0 से इंफिनिटी। v की वैल्यू 0 से इंफिनिटी गई है, तो चाहे तो v बाय v नॉट को अगर मैं x सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है,
तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, v इक्वल टू वी नॉट एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, डी वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी एक्स, ए लिमिट 0 से इन्फिनिटी, बस लीनियर सब्स्टिट्यूशन है, कुछ और नहीं, ए वी नॉट स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी छापने पे ये दोनों बार 0 हो जाएगा, ये एक बार 1 बनेगा, आंसर आएगा ए वी नॉट स्क्वायर। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। एफ क्या था हमारा, dn बाय dv ए वी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट, तो dn की डायमेंशन ए वी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट dv, इंटीग्रेशन करते तो डायमेंशन में ये नंबर है, ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन स्पीड की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन स्पीड की डायमेंशन इनटू ए, तो नंबर ए वी स्क्वायर की डायमेंशन का आएगा और ये आया ए वी नॉट स्क्वायर। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा नहीं पूरा, आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो ये आया ए वी नॉट स्क्वायर, ये फंक्शन था। अब हमसे पूछा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड मोर देन 2v नॉट, ऐसे मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिनकी स्पीड 2v नॉट से ज्यादा है, तो एरिया अंडर द कर्व ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो कभी ना कभी 2v नॉट आता ही, तो 2v नॉट से ज्यादा मतलब ये एरिया अंडर द कर्व ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिंपली क्या है कि dn का इंटीग्रेशन 2v नॉट से इंफिनिटी, और dn क्या है, ये टर्म सी तो dn है, f ऑफ v dv, f ऑफ v फंक्शन कितना है, ए वी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट इंटू डी वी इंटीग्रेशन 2v नॉट से इंफिनिटी, ये नंबर निकल आएगा सेकंड का आंसर। ठीक, तो सिंपली इसमें एरिया अंडर द कर्व किसी भी पार्ट का एरिया ले रहे हो, तो जैसे आपने एरिया v1 से v2 का लिया है, तो ये इस एरिया में लाई करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला थर्ड पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इसका जो लोकल मैक्सिमा है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, क्योंकि वो स्पीड जिसके नेबरहुड में dn सबसे ज्यादा था, और dn क्या है, v से v प्लस dv के पार्टिकल, तो ये सबसे ज्यादा कहां है, जहां dn बाई dv सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमा इसका करना है, तो मैक्सिमा निकालना है फंक्शन का, तो फंक्शन था हमारा ए वी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v किया, तो ए वी प्रोडक्ट रूल -1 अपॉन वी नॉट ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट, ठीक है, इनटू ए इक्वल टू 0। ए हमने काट दिया, ये काट दिया, v की वैल्यू वी नॉट आ गई, तो v इक्वल टू वी नॉट पे ही लोकल मैक्सिमा है। तो बस इस ग्राफ में हमें ये पता चल गया कि ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वी नॉट। ठीक है, अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज और आरएमएस और निकालते हैं। एवरेज और आरएमएस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही तो है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और स्पीड का एवरेज हम जानते हैं कैसे निकलता है, बाय n, और फंक्शन में एवरेज कैसे निकलेगा, v dn का इंटीग्रेशन बाय dn का इंटीग्रेशन, ये एवरेज निकलेगा। लिमिट कहां से आएंगी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो v dn, स्पीड में dn का मल्टीप्लाई करें, तो अब dn का फंक्शन क्या है, तो dn बाय dv हमें पता है,
dn बाय डी है ए भी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट, तो dn की वैल्यू ए भी ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट dv। तो ये dn की वैल्यू ऊपर उठा के छाप दूं तो v टाइम्स दिस, तो ए भी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट dv बाय, ये dn का इंटीग्रेशन वैसे हम कर चुके हैं, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो नीचे वाला तो हम निकाल चुके हैं, ए वी नॉट स्क्वायर आया था, ऊपर वाला हमें निकालना बाकी है। तो ऊपर वाले के लिए हम फंक्शन सॉल्व कर लेंगे, ए वी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट डी वी 0 से इंफिनिटी, इसको सॉल्व करना है। तो v बाय वी नॉट को t मानो, तो वी नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ए वी नॉट स्क्वायर v बाय वी नॉट का होल स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वी बाय वी नॉट। तो अब हम अगर ये लिखते हैं, बस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो माइनस वी बाय वी नॉट को अगर मैं x मानूं तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट एक्स, तो v बाय वी नॉट एक्स है तो ये टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, ये टर्म हो गया ई टू दी पावर एक्स, dv का इंटीग्रेशन हो गया माइनस वी नॉट डी एक्स, ये हो गया ए वी नॉट का स्क्वायर, ए वी नॉट का क्यूब। अब मुझे ये, और x मेरा इन्फिनिटी से 0 है तो लिमिट बदल जाएगी, तो 0 से इन्फिनिटी ए वी नॉट का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, लिमिट 0 से माइनस इंफिनिटी था शायद, है ना, तो माइनस इंफिनिटी से 0 जो भी है, और ए वी नॉट का क्यूब बाहर आया। अब जरा देखिए, माइनस इंफिनिटी रखने पे तो ये सब मर जाएंगे, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, 0 रखने पे ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो ये आएगा 2a वी नॉट क्यूब। ठीक, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर आया 2a वी नॉट क्यूब, न्यूमरेटर आया a वी नॉट स्क्वायर, रेशो आया 2v नॉट। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई, मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो अब हमें चाहिए होती है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड लास्ट पार्ट होता आरएमएस स्पीड, ये ऐसे बनता अंडर रूट, यहां वी स्क्वायर डी एन अंडर रूट, ये आरएमएस आता, ये आरएमएस आता, तो इसका वी स्क्वायर, तो ये बन जाता वी क्यूब। ठीक है, और इसका आता होल अंडर रूट, तो ये बन जाता एक्स क्यूब। ठीक है, यहां पावर 4, ये बन जाता एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 कुछ, यहां बन जाता 6, तो ये बनता 6a वी नॉट टू दी पावर 4 बाय ए वी नॉट स्क्वायर 3v नॉट स्क्वायर, लेकिन इसका होल अंडर रूट 3v नॉट, सॉरी रूट 6v नॉट, ये आ जाता। तो मोस्ट प्रोबेबल v नॉट आया सॉल्व करने पे, एवरेज 2v नॉट आया, आरएमएस रूट 6v नॉट, और जैसा हम जानते थे कि मोस्ट प्रोबेबल से बड़ा एवरेज आएगा, उससे बड़ा आरएमएस आएगा, आरएमएस एवरेज मोस्ट प्रोबेबल, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आरएमएस हमेशा एवरेज से बड़ा होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल से बड़ा होगा, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में ये आंसर आएगा। ठीक, तो मैथ से एक बार सॉल्व करके देख लेना, तो इसमें कोई फिजिक्स का कोई खास रोल नहीं है। फिजिक्स का रोल सिंपली क्या है कि इस dn की वैल्यू हमें मिल गई, दिस टाइम्स dv ही dn। चलो, तो यहां मैंने सिग्निफिकेंस बताया कि इन फंक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है। इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से निकाल लोगे।
फिजिक्स है तो कोई गंदा फंक्शन तो बनेगा नहीं मैथ्स का, बने तो भी आपको मैथ्स आती है। हाँ, एक्चुअल मैक्सवेल फंक्शन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है dn बाई डी वी इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू एम बाय 2kt 3/2 इंटू 4πv स्क्वायर e टू दी पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2kt, इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज क्या हैं? m हमारा मॉलिक्यूलर मास है, k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है, T हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है, और कुछ चाहिए v स्क्वायर, k t पाई m सब कुछ सिंबल है हमारे पास। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब R अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, R क्या है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्या है? 6.6 इंटू 10 पे माइनस 23 10 पे 23 पर मोल पर केल्विन। ये स्मॉल k है, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास है, T टेम्परेचर इन केल्विन है। इसमें मोस्ट प्रोबेबल निकालोगे मैक्सिमा मिनिमा से आप निकालिएगा, ट्राई करिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एवरेज स्पीड ये भी आपको निकालनी है, और ये 8kt बाय पाई m अंडर रूट, ये एवरेज स्पीड में ये टर्म बनेगा। आरएमएस आपसे शायद ही निकले, आरएमएस आपसे निकलेगा नहीं, वो तो तब निकलेगा जब आप इस तरह का फंक्शन का आंसर जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी। जब आपने बीटा गामा फंक्शन अगर पता हो तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये मुश्किल है, ये दो आपसे आराम से हो जाएंगे। और ये सॉल्व करने पे आया 3kt बाय m का अंडर रूट। तो ये एक्चुअल फंक्शन है, ये दो आप खुद से करके देखिए। तीसरा इंटीग्रेशन तक निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको मैथ्स वाले सर से संपर्क करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, चलो चलो, ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी एक यूटिलिटी है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की यूटिलिटी क्या है? जैसे देखिएगा कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का केस, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब दो गैसेस के बीच में A और B गैसेस हैं, इनको आपने मिक्स कर दिया और इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन एक एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम होती है जिसके बाद ही रिएक्शन चालू होगी। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। लेकिन सॉल्व करने पे जो एक्टिवेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी आती है, और जो रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होती है, रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है एट रूम टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी के मुकाबले, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्टिल रिएक्शन हो जाती है, स्टिल रिएक्शन हो जाती है, और इससे यह पता चलता है कि ये हमने एवरेज निकाला है। कुछ ये मैक्स सभी पार्टिकल का एवरेज है, लेकिन कुछ पार्टिकल के पास एनर्जी इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, जैसे एवरेज एनर्जी आपकी या स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड आई, तो पार्टिकल 5000 मीटर पर सेकेंड तक भी जा सकते हैं। कुछ पार्टिकल इतनी स्पीड से भी जा रहे होंगे, हालांकि काफी कम फ्रैक्शन होगा, लेकिन होगा जरूर। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमारा इंफिनिटी तक गया है कहा जाए तो एज पर डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड की अपर लिमिट कुछ नहीं है, बहुत हाई स्पीड भी ले सकता है, भले ही रूम टेम्परेचर की स्पीड कम हो। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस रिएक्शन भी हो जाती हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी इज मच ग्रेटर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ऑन एन एवरेज पार्टिकल रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो फास्टेस्ट पार्टिकल है वो तो रिएक्शन कर सकता है। तो अगर हमें वो मिल जाता कि किस मिनिमम स्पीड पे एक्टिवेशन चालू हो जाएगा, तो अगर इस स्पीड पे एक्टिवेशन चालू हो गया तो इसके आगे के सभी पार्टिकल जो एरिया अंडर द कर्व आता, इतने पार्टिकल वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, इनके बस का नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो एक तो हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा।
दूसरा, यही हमारे लिक्विड के एवेपोरेशन में काम आता है। हालांकि हमने जो डिस्कशन किया है स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन वो गैस के लिए किया है, लेकिन लिक्विड में भी ऐसा होता है कि लिक्विड के कुछ पार्टिकल स्लो मूव करते हैं, कुछ काफी तेज मूव करते हैं। कुछ काफी तेज मूव करते हैं तो ये पूरा लिक्विड है। कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाते हैं, वही एवेपोरेशन है। मतलब कि ऑन एन एवरेज पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है बॉन्ड तोड़ने की, ठीक है। वो तो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बॉन्ड तोड़ सकते हैं और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बॉन्ड तोड़ सकते हैं। वो एवेपोरेशन प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ठीक है। हां, लेकिन कौन से? जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल में। दरअसल इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये जो मटका होता है, इसमें जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल हैं वही उन पोर्स से एस्केप कर पाते हैं। लो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाते। तो समय के साथ हाई वाले भाग गए, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले निकल लिए, तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है वो पक्का गिर जाएगा, ठीक है। जैसे इंडियन टीम का रन रेट का तुम एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, पूरी इंडियन टीम का। अब उसमें से तुमने कोहली हटा दिया कि कोहली के रन नहीं जोड़ने, एवरेज एकदम से गिरेगा। रोहित शर्मा और हटा दिया, एवरेज और गिर जाएगा। तो बस ये कोहली, रोहित शर्मा, धवन, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जो ज्यादा रन बनाते हैं वो निकल लिए। यहां बचे कौन? बुमराह, चहल, ठीक है। तो ये अंतर आता है यहां। बिल्कुल ठीक वही है कि जब हम पानी में नहा के अगर बाहर निकलते हैं, जैसे हम ये बाहर निकले पानी में नहा के, और अगर हवा चल गई तो हमें ठंडा लगता है। वजह क्या होता है? हमारी पूरे हाथों पे पानी की लेयर जम जाती है, ठीक है। अब उनमें जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है, वो ऊपर निकले और ये हवा चल रही है वो उसको साथ में बहा के ले गई। फिर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल ऊपर सरफेस पे आए, फिर बहा के ले गई। तो दरअसल हमने एक तरह से फोर्स्ड एवेपोरेशन करा दिया, इसका हमने एवेपोरेशन चालू कर दिया। ठीक इसी प्रोसेस से आपने ध्यान दिया होगा कि बारिश में अगर कपड़े सुखाना है तो गीले कपड़ों को पंखे के नीचे रख देते हैं। तो ये गीले कपड़ों को पंखे के नीचे रख दो तो पंखा फोर्स्ड एवेपोरेशन चालू कर देता है। वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस तक आते हैं, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं कि सरफेस को ब्रेक कर सके, सरफेस तक आए, यहां जो पंखा चला उसने एडिशनल एनर्जी दे दी और वो भाग गए। तो ये फोर्स्ड एवेपोरेशन जैसी चीज हो गई, ठीक है। तो ये एवेपोरेशन की प्रोसेस है, ठीक। तो उम्मीद है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से ये चीजें समझ में आई होंगी और ये ध्यान रखोगे कि ऑन एन एवरेज स्पीड कुछ और है, आरएमएस स्पीड कुछ और है, और स्पीड की रेंज कुछ और है, ठीक। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक चीज तो यह ध्यान रखना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में क्या डिफाइन कर रहा हूं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स अ पार्टिकल सफर्स पर सेकेंड। एक पार्टिकल हर सेकेंड में कितने कोलिजन कर रहा है। अब जरा सोचिएगा कि कितने कोलिजन कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके पार्टिकल के अलावा ऐसे कितने पार्टिकल मौजूद हैं। तो जितने ज्यादा पार्टिकल मूव करेंगे होंगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे। सिंपल सी बात है, यहां पे बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अकेला एक बच्चा घूम रहा है तो वो किसी से नहीं टकराने वाला, दीवालों से ही टकराएगा बस। लेकिन अगर 10 बच्चों को ऐसे घुमा दिया एक रूम में तो आपस में कोलिजन के चांसेस बढ़ गए। 20 को घुमा दिया तो और दुगने कोलिजन हो गए। एंड एक और बात समझ में आ रही है कि रूम बहुत बड़ा कर दूं तो कोलिजन के चांस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही बच्चे इतने बड़े रूम में जा रहे होते तो आपस में कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी कम होती बाय भी। और अगला
जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा तेजी से घूमेंगे उतने जल्दी जल्दी टकराएंगे। आप सोचिए बिल्कुल फुर्सत से ऐसे 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 जा रहे हैं तो चांसेस कितने कम है उनके टकराने के। एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, वो टकरा ही नहीं रहे, ऐसे 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 बहुत देर में। लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है तो देखें कई बार कॉलिजन के चांसेस हैं। तो तीसरा इसमें आएगा आरएमएस स्पीड या स्पीड, और स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? रूट टी पे। क्यों? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर है, यही क्लॉसियस और मैक्सवेल का स्टेटमेंट है कि काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर है, तो स्पीड मतलब रूट टी। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। हमेशा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, ठीक है। हाँ, डेल्टा टी यूज हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो केल्विन है कि डिग्री सेल्सियस है। टी यूज हो रहा है तो इट मस्ट बी इन केल्विन्स, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में फिलहाल इतने की ही जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं फिर कभी बताऊंगा, तो अभी हम एग्जैक्ट फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है चाहे वॉल्स का चाहे पार्टिकल्स का, तो ये करेंगे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग बिटवीन पार्टिकल्स होता है। तो शायद ये समझ में आ रहा है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये क्या है? एक पर्टिकुलर पार्टिकल के कोलिजन n पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे n पार्टिकल हैं तो n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल इतने कोलिजन कर रहा है। n पार्टिकल है तो nc2 होगा, nc2 मतलब 2 बार n आएगा। क्योंकि क्या होता कि अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये k टाइम्स n बाय v रूट टी, k कुछ कांस्टेंट है, कुछ नया कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल कोलिजन्स चाहिए, तो ये nc2 ऐसे कितने पेयर बनेंगे इंटू k n बाय v रूट टी, सॉरी n इंटू बचे हुए n-1 से कोलिजन करेगा, ऐसे लिखता हूं इतने। लेकिन हर एक पेयर 2 बार काउंट कर लोगे आप, क्योंकि A ने B के साथ कोलिजन और B ने A के साथ, तो एक कोलिजन 2 बार काउंट कर लिया 1/2। बट n-1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, तो ये बन गया n स्क्वायर k बाय v रूट टी बाय 2। वंस अगेन एग्जैक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको, सीधे ये समझना है किस पे प्रोपोर्शनल है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर पार्टिकल कितने कोलिजन कर रहा है वो n पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ वॉल होता वॉल पर यूनिट एरिया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसमें n स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि दीवार से कोलिजन कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दीवार थोड़ी ना मूव कर रही है, ठीक है। तो यहां यही आएगा। चलो, तो सेकेंड पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कोलिजन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसकी जरूरत हमें जल्दी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, कि दरअसल जो प्रेशर के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर के बारे में बर्नौली का थॉट एक्सपेरिमेंट था, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक किसी पार्टिकल का प्रेशर निकालेंगे और उसको हम समेशन कर देंगे। तो किसी पार्टिकल पे सोचिए, अगर उसकी स्पीड vx है, ये vy है, एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की, ये लेंथ l है, इसका एरिया a है, तो मैं इस वॉल से कोलिजन कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हेन दिस पार्टिकल हिट्स वॉल, इट प्रोवाइड्स मोमेंटम कितना 2
2mvx। याद करिए ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक, vx से जाएगा, vx से वापस आ जाएगा, ठीक। क्योंकि y और z कंपोनेंट तो बदलेंगे नहीं इस दीवार से टकराने पे। इस दीवार से टकराने पे, जैसे दीवार से अगर टकराता है तो सिर्फ आपका x कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, बाकी y और z जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ, ये, ठीक। अब अकेले पार्टिकल की बात करें तो ये यहां से यहां गया, अगली बार फिर से दीवार से कब टकराएगा जरा समझिए। मान लीजिए यहां था, इसकी स्पीड vx थी, दीवार से टकराया, वापस आया, फिर इधर आया, ये टाइम पीरियड है। तो अगर ये एक बार टकरा चुका है तो अगली बार इतने टाइम बाद फिर इतने टाइम बाद फिर उसी दीवार से टकराएगा। तो नेक्स्ट कोलिजन विद सेम वॉल occurs after delta t is equal to L upon Vx, 2L/Vx। तो ये कॉलिजन करा, वापस आया, इस दीवार से टकराया, फिर ये, तो हमें तो इस वॉल से टकराना है, तो 2L/Vx बाद टकरा जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान अगर ये बाकी दीवारों से टकराया भी होगा तो x कंपोनेंट अब नहीं बदलने वाला है। x कंपोनेंट बदल सकता है इसके कॉलिजन और इसके कॉलिजन से। तो इससे कॉलिजन हुआ, अब x कंपोनेंट कांस्टेंट है, इससे हुआ, वापस से पलट गया, तो 2L/Vx ये आया। तो एवरेज फोर्स ट्रांसफर्ड इज डेल्टा P बाय डेल्टा T 2mvx बाय 2L/Vx। तो ये बना mvx स्क्वायर बाय L। ये तो एक पार्टिकल ने एवरेज दिया। ऐसे टोटल फोर्स अगर हम निकालें तो ये सिग्मा F, ये I पार्टिकल का फोर्स था, तो सभी का सिग्मा करें तो सिग्मा MIVXI का होल स्क्वायर बाय L, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं टोटल मास Vx स्क्वायर का एवरेज बाय L। M क्या है, टोटल मास, Vx स्क्वायर का एवरेज यूज कर लूं। और अब जरा समझिए, Vx स्क्वायर का एवरेज, Vy स्क्वायर का एवरेज, Vz स्क्वायर का एवरेज, Vrms का स्क्वायर बाय 3 आएगा। तीनों बराबर होंगे ये तय है, क्योंकि जो इस कंडीशन में हालात होंगे वही इसमें, तीनों आपस में बराबर होंगे। इनका एवरेज इसके बराबर कैसे है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mvx स्क्वायर, हाफ mvy स्क्वायर, हाफ mvz स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m काटा। तो v स्क्वायर की वैल्यू इन तीनों का समेशन है, तो इसका एवरेज इन तीनों का समेशन है, और बाय सिमेट्री तीनों डायरेक्शन में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तीनों की वैल्यू RMS का 1/3 है। तो ये कुछ और नहीं 1/3 ऑफ मास Vrms का स्क्वायर बाय L, ये आएगा टोटल फोर्स। लेकिन हम फोर्स में नहीं, प्रेशर में इंटरेस्टेड है, तो प्रेशर आएगा टोटल फोर्स बाय एरिया, एरिया से डिवाइड करो तो 1/3 m Vrms का स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, और टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम 1/3 रो Vrms स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर है। दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। जैसा कि बर्नौली ने कहा था कि मूविंग पार्टिकल ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वही इसमें है। हां, इसमें मैंने आपस में पार्टिकल्स के कोलिजन का इफेक्ट निगलेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस कोलिजन की वजह से ऑन एन एवरेज चेंज नहीं आएगा आपस में। क्यों? दीवार पे तो जो चेंज आ रहा है वो पार्टिकल के टकराने की वजह से आ रहा है। तो अगर दो पार्टिकल टकराए हैं तो कभी एक्स कंपोनेंट बढ़ा है तो कभी एक्स कंपोनेंट घटा भी होगा। तो ऑन एन एवरेज पार्टिकल का आपस में कोलिजन फर्क नहीं डालेगा दीवार पे, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन आया, प्रेशर 1/3 रो Vrms स्क्वायर। और ये मैंने कैसे किया, Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर और Vz स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट बाय सिमेट्री बराबर होंगे, क्योंकि जितना एवरेज इधर उतना इधर उतना इधर, और टोटल का 1/3।
तो ये हमारा प्रेशर आया, तो आरएमएस स्पीड जितनी ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। तो आरएमएस स्पीड डबल करोगे प्रेशर आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को हम चाहे तो सुधार भी सकते थे फॉर्मूला छाप के। कैसे? प्रेशर आया 1/3 रो VRMS स्क्वायर, तो डेंसिटी आई टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू VRMS 3RT/m, यही फॉर्मूला था। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, m क्या है? मोलर मास, और टोटल मास अपॉन मोलर मास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इधर करो, टोटल मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स RT। ये PV इक्वल टू nRT का प्रूफ। ठीक है। तो एक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर कुछ और नहीं, P की वैल्यू nRT/V जो लिखी है यही है। तो अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आइडियल गैस इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। चलो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं, सीधे ½mI/VI स्क्वायर का सिग्मा, और यही मैं लिख सकता हूं ½ m टोटल VRMS का स्क्वायर, क्योंकि सबके MI/VI स्क्वायर निकालो या सबका एवरेज ले लो, और V स्क्वायर का एवरेज करोगे VRMS का स्क्वायर होगा। तो सिंपली हाफ मास टोटल क्या है? N टाइम्स m, और m को अगर मैं मोलर मास लिख रहा हूं तो n नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। और VRMS की वैल्यू अगर लिखें तो 3RT मोलर मास, m से m कटा, ये बना n टाइम्स 3/2 RT, और nRT को PV भी लिख सकते हैं 3/2 PV। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। चिंता मत करो, ये अपने आप याद हो जाएंगे सभी। फिलहाल क्या समझे हम कि हाफ ऑफ टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। टोटल मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। VRMS कितना है? 3RT/m, स्क्वायर करने पे कैपिटल M कट गया, n 3/2 RT, और nRT क्या है? PV, तो 3/2 PV। ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जितने लॉज हैं उनको फील कर लेंगे अच्छा सा, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, तो हमने जो लॉज देखे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से डिराइव होंगे, PV इक्वल टू nRT से। तो जैसे हमने देखा सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो PV का ग्राफ एक हाइपरबोला बनेगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है। और वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते हो तो आपका प्रेशर गिर जाएगा, या वॉल्यूम गिराते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फील ऐसे करते हैं, देखिएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब RMS स्पीड कांस्टेंट है। अब प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। अब मोमेंटम ट्रांसफर्ड है मास m इंटू स्पीड। अब स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा, ये तो बदलना नहीं है। लेकिन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे अंतर आएगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? n√T/v। इसमें जरा सोचिए, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। क्यों?
हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक क्लोज्ड कंटेनर के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा ही है, तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते हो तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी और इसी वजह से प्रेशर गिर जाएगा। मतलब मैं कैसे फील कर रहा हूं, प्रेशर क्या है, एक सेकेंड में कितने कॉलिजन हुए, हर एक कॉलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ वो मास m इनटू स्पीड है। अब स्पीड तो कांस्टेंट है, अब चाहे वो vx हो, vy हो, vz हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो मोमेंटम ट्रांसफर तो सेम है, पार्टिकल उतनी ही स्पीड से टकरा रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्पीड कम कर दी तो पहले इतनी स्पीड, इतना जगह थी, पार्टिकल मूव कर रहे थे, अब जगह इतनी है, तो कम जगह पार्टिकल में मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो उतनी ही तेजी से जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं। दैट्स वाई प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो फॉर्मूले से समझिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे रिलेशन है, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट थी, वॉल्यूम डबल किया प्रेशर हाफ हो गया, वॉल्यूम हाफ किया प्रेशर डबल हो गया। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज इक्वल टू nRT बाय P एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम nRT बाय ये P है, और अगर मैं इसी में लॉग ले लूं तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग nR बाय P प्लस लॉग ऑफ T। डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा T बाय T, ये बना। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा T बाय T, तो V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल प्लस डेल्टा V। V इनिशियल कितना है, V, डेल्टा V कितना है, V डेल्टा T बाय T, V कॉमन लो, 1 प्लस डेल्टा T बाय T, और वॉल्यूम एक्सपांशन का कोएफिशिएंट 1 प्लस गामा डेल्टा T से कंपेयर करें तो गामा की वैल्यू 1/T, ठीक है। और यही हमारा बॉयल्स लॉ था, ठीक है, कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा T बाय T। डेल्टा T में 1 डिग्री का सेल्सियस चेंज करने पे इसमें 1/T का फ्रैक्शनल चेंज आया वॉल्यूम में, तो कुछ और नहीं है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ही लिखा है। तो और आगे जाने की जरूरत नहीं, बस ये हमें समझ में आ गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा है। इसका मतलब प्रेशर अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधे वॉल्यूम आपका, टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें जैसे डिफ्यूजन आपको समझना है कि डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला। और वजह क्या है कि डिफ्यूजन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड पार्टिकल की होगी उतने जल्दी डिफ्यूज करेगा, और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, 3RT या RT बाय m पे, 1/m पे। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन 1/√m पे डिपेंड करता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर भी कॉमन सेंस है कि P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंटेनर में हीलियम और ऑक्सीजन दोनों है तो दोनों इंडिपेंडेंटली दीवार से टकरा रही है, तो हीलियम भी टकरा रही है, ऑक्सीजन भी टकरा रही है, तो हीलियम ने कितना प्रेशर दिया, ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर दिया, दोनों प्रेशर स्केलर हैं, सीधे जोड़ दो, तो ये पार्शियल प्रेशर था, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, जिसके मोल ज्यादा उसका उतना ज्यादा प्रेशर, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में PV इक्वल टू nRT में, जरा फील करिए, मैं लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर, अगर ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर है
तो चूंकि मिक्सचर है तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, तो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम, वॉल्यूम कंटेनर का सेम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसके जितने मोल्स उसका उतना प्रेशर, इसीलिए प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर था मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल था, वजह यही है। चलिए न्यूमेरिकल के लिए हमें दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, PV इक्वल टू nRT और दूसरा स्पीड के फॉर्मूले जो 3RT/m इस तरह के RMS। बाकी सब हम इन्हीं से डिराइव कर लेंगे। तो इसमें लेकिन बेहतर होगा आप क्या याद रखें कि जब नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उस समय पे वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गैस। हम हर आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, गैस के नेचर की इस फॉर्मूले में जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक मोल एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट STP वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर प्रोवाइडेड इट इज आइडियल इज 22.4 लीटर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन याद रखने से काफी हद तक आपको क्वेश्चन में हिंट मिलने लगेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि यहां पे मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑफ हीलियम ये लिखा और इसका टेम्परेचर है मान लो 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस कंटेनर पे प्रेशर मैंने रखा है 2 एटमॉस्फेयर, पूछा है कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। एक तो तरीका PV इक्वल टू nRT लगा दो, दूसरा तरीका 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाफ मोल, 12 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम 4 है 3, तो 3.5 मोल्स है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम में लगाते कि एक मोल 273 केल्विन पे एक एटमॉस्फेयर में 22.4 लीटर लेता, लेकिन एक मोल की जगह हमारे 3.5 मोल है, और नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड उतना ज्यादा, तो आंसर आएगा 22.4 इंटू 3। लेकिन चेंज सिर्फ यही नहीं है, टेम्परेचर 273 की जगह हमने 600 कर दिया, 600 डिग्री सेल्सियस मतलब 873, और टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे गैस उतनी एक्सपांड होगी, तो बढ़ गया कितना, 273 था लेकिन हो गया 873, तो 873/273 ये टेम्परेचर का असर आ गया। सोचिए कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, ऊपर आना नीचे आना। अब प्रेशर अगर 2 एटमॉस्फेयर, अब जरा फील करिए प्रेशर बढ़ाओगे तो सेम नंबर ऑफ मोल्स में अगर आप प्रेशर डबल कर दोगे बाकी चीजें कांस्टेंट तो दब जाएगा ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो 2 एटमॉस्फेयर करने पे वॉल्यूम आधा हो जाएगा। तो आप फील से भी अंदाज लगा सकते हैं कि क्या बनना चाहिए था। तो ये फाइनल आंसर आएगा, वॉल्यूम इतना आएगा, क्योंकि ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि n क्या है। आप उल्टा भी क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हैं कि यहां पे 22.4 की जगह 11.2 लीटर ऑफ 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका टेम्परेचर पूछा है कितना है। तो वंस अगेन PV इक्वल टू nRT लगाओगे आंसर मिलेगा। लेकिन ये डेटा इतना अच्छा है तो 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम, तो 3/2 मोल्स, ये 1 एटमॉस्फेयर। अब जरा सोचो एक मोल एक एटमॉस्फेयर और 22.4 लीटर होता तो 273 केल्विन आता। एक मोल एक एटमॉस्फेयर पे 273 केल्विन पे इतना आता, ठीक है। लेकिन यहां 22.4 लीटर नहीं है, यहां 11.2 लीटर है।
और 11.2 लीटर है, तो टेम्परेचर अब आपको फील करना पड़ेगा कि सेम नंबर ऑफ मोल्स, मैं कैसे फील कर रहा हूं, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सेम एटमॉस्फेयर, और हमने वॉल्यूम कम कर दिया और प्रेशर फिर भी सेम है। इसका मतलब कि यहां पे टेम्परेचर में कुछ चेंज आया होगा। तो या तो आप देखिए पीवी इक्वल टू एन आर टी से वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां आपने वॉल्यूम आधा किया तो यहां टेम्परेचर आधा हो गया, ऐसे सोच सकते हो, लॉजिकली नहीं सोच पा रहे तो। और दूसरा ये 11.2 नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल की जगह आपने 3/2 मोल कर दिए, तो वंस अगेन पीवी इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से एन और टी में रिलेशन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ा दिए, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कितना 2/3, ये फाइनल टेम्परेचर। तो आपकी मर्जी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा। तो या तो दूसरा एक और तरीका है, क्या टेम्परेचर निकालना है, तो P1 V1 बाय N1 R, P2 V2 बाय N2 R, ये टेम्परेचर दोनों जगह बराबर कर दिए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स 1। अब प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 11.2, नंबर ऑफ मोल्स 3/2, और ये वैल्यू 273 के बराबर थी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये मिल गई 273 का आधा का 2/3, 273/2 के बराबर, 273/3 के बराबर सर, ठीक है। तो कोशिश करिए इस तरह के लॉजिक से करें तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं डायरेक्ट करना भी यूज करूंगा। तो अब कुछ न्यूमेरिकल देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 1, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 300 केल्विन एंड हेंस फाइंड RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन at 127 डिग्री सेल्सियस RMS स्पीड। तो पहला एग्जांपल ये है, हाइड्रोजन का 300 केल्विन पे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता RMS का √3RT/m, 3 R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर T 300 केल्विन, मोलर मास हाइड्रोजन का 2, ऐसे मत कर देना 2 ग्राम है, ये मत भूल जाना, ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो 2 ग्राम, ठीक है। हाँ, 8.31 को रफली आप कैलकुलेशन के लिए 25/3 मान सकते हो। तो ये 25/3 इंटू 3, ये रफली 25 बनेगा, 25 इंटू 300/2 इंटू 1000, ठीक है। तो यहां बना 3 और 2 5, तो 2 से 25 इंटू 15 इंटू 10 पे 4, √25 इंटू 15 375 इंटू 100, 375 19 के आसपास है, 361, तो 19.1 के करीबन होगा, तो 1910 मीटर पर सेकेंड के आसपास। और ये वाकई में सही है कि इसी ऑर्डर की स्पीड आती है। तो देखिए रफली 2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है हाइड्रोजन की स्पीड। अब मुझे निकालनी है RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो 3RT/m, तो 3R 8.31, टेम्परेचर कितना हो गया 127 मतलब 400, मोलर मास कितना हो गया ऑक्सीजन का 32, 10 पे -3, पूरी वैल्यू छापो, या सीधे ये सोच लो कि अंतर क्या आने वाला है। टेम्परेचर इसका 300 था, इसका 400 है, तो √4/3 का अंतर, लेकिन इसका मास हाइड्रोजन का 2 था, उसका मास 16 है, मास 32 है, 16 टाइम्स, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आया
तो 4 का 4 गुना, यहाँ 2 1 9 10 0 बाय 2 बाय √3 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 2, 10 ग्राम ऑफ मिक्सचर हीलियम और हाइड्रोजन का है, ऑक्यूपाई 11.2 लीटर एट प्रेशर 380 mm ऑफ मर्क्यूरी, फाइंड मास ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। तो एक तो नॉर्मल तरीका हमारा होता PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x मास हीलियम का है, तो 10 माइनस x हमारा किसका है, हाइड्रोजन का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स x बाय 4 प्लस 10 माइनस x बाय 2। तो x बाय 4 इसका, 10 माइनस x बाय 2 इसका, ये n आ गया। प्रेशर कितना है 380 mm। अब 76 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो 380 mm इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर। तो P की वैल्यू 5 एटमॉस्फेयर, 10 पे 5, एक एटमॉस्फेयर 10 पे 5 पास्कल के बराबर। वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पे -3 मीटर क्यूब, ये लिखा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स x बाय 4 प्लस 10 माइनस x बाय 2 आर 8.31 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज एक इंफॉर्मेशन कम है, एट 273 केल्विन, ये इंटू 273। इसको सॉल्व करोगे x कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, ठीक है। पहला अप्रोच तो ये था। दूसरा अप्रोच, हम क्योंकि यहां 11.2 20.4 लीटर का आधा है, तो देखें एक मोल एक एटमॉस्फेयर पे 273 केल्विन पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। लेकिन हमारा वॉल्यूम हो गया 11.2 लीटर। अगर ये दोनों चीजें सेम होती तो नंबर ऑफ मोल्स 1/2 हो जाते। सोचो, लेकिन ये अभी भी 273 केल्विन है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर की जगह 5 एटमॉस्फेयर। अब हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आए, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर 5 गुना, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 5 गुने हो गए होंगे। तो ये 5/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो आपके पास n की वैल्यू PV बाय RT। तो एक इक्वेशन है, 1 इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 22.4, R कितना है R, टेम्परेचर 273। अब हमें निकालना है n डैश। अब प्रेशर कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 11.2, R टेम्परेचर कितना है 273, टेम्परेचर कांस्टेंट माना हमने। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती, नई इक्वेशन हमारी ये है, इनको डिवाइड कर दो तो n डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 273 कट जाएगा, 5/2 ये आ जाएगा, ठीक। चलो, तो अब हमारा काम बन चुका है, 5/2 नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, n 5/2। अब हम ये लगा सकते हैं कि किसके कितने हैं। तो हीलियम के अगर मैं x मानूं तो इसके 10 माइनस x होंगे, तो x हीलियम कितना है 4, 10 माइनस x बाय 2, और ये कितना होगा 5/2, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 आया, यहाँ 10 आया, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 10, तो ये बना, बच गया x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10, और बात सही भी है, x की वैल्यू 10 आई, मतलब 10 ग्राम ऑफ हीलियम और 0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और सही बात है, पूरे 2.5 मोल तभी बन जाएंगे जब हम इसी हीलियम के 10 ग्राम ले लेंगे। तो आंसर आया कि मिक्सचर में हाइड्रोजन है ही नहीं, हीलियम एलोन है, ठीक। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करो।
चलो 3 क्वेश्चन करो। अ कंटेनर of volume 33.6 liter contains helium gas at 2 atmosphere 273 Kelvin. Pressure drops to 1.7 atmosphere due to leakage. Find mass of helium leaked. क्वेश्चन 2 में एक कंटेनर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, गैस है 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, एरिया दे रखा है, मास दे रखा है, फाइंड प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन 3 में एक कंटेनर में 8 ग्राम ऑक्सीजन 5 ग्राम ऑफ हीलियम का मिक्सचर है 127 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर भी दे रखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और पार्शियल प्रेशर दोनों का। सिंपल से क्वेश्चन है, ट्राई करो तीनों। चलो पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम दे रखा है 33.6 लीटर, 2 एटमॉस्फेयर है 273 केल्विन। देखिए 273 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेयर होता, 273 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेयर होता तो 22.4 लीटर आता, लेकिन 2 एटमॉस्फेयर है तो 22.4 लीटर का 1/3 आएगा, सॉरी हाफ आएगा, 11.2 लीटर। लेकिन ये वॉल्यूम फिर भी 3 गुना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपके 3 है। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स 3 है। ये मैंने लॉजिकली देखा, आप PV = nRT लगा सकते हैं, ठीक है। मैं सीधे ऐसे सोच रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू PV/R, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर उतना ही है जितना स्टैंडर्ड होता है, लफड़ा खत्म हो गया। वॉल्यूम 22.4 की जगह 33.6 है, तो वॉल्यूम आपका 3/2 टाइम्स दिया है और प्रेशर आपका डबल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो स्टैंडर्ड आने थे उसका आंसर ट्रिपल आएगा, तो 3 मोल है। और सिंपल सी बात है, लीकेज जो होगा तो जितना फ्रैक्शन प्रेशर में चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि PV = nRT लगता तो लीकेज में टेम्परेचर बदल नहीं सकता, वॉल्यूम कंटेनर का कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर जितने गुना कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही गुना कम हो जाएगा। तो पहले प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 3। अब प्रेशर 1.75 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n'। तो n' = 3 टाइम्स 1.75/2। तो लॉस लीकेज कितने का हो गया? तो लॉस आया डेल्टा n, n माइनस n', n कितना था? 2, अब 3 1.75/2, तो 4 माइनस नंबर ऑफ मोल्स पहले शायद 3 थे, हाँ 3, तो 1 माइनस 1.75/2, तो 3/8। तो 3/8 मोल्स लीक कर गए, और 3/8 मोल्स लीक किए, लेकिन मास पूछा है तो 3/8 इंटू मोलर मास हीलियम का 4, 1.5 ग्राम। दिस इज अमाउंट ऑफ हीलियम लीक्ड। चलो पहला क्वेश्चन। हालांकि मैं सीधे ऐसे सोचना पसंद करता, 2 एटमॉस्फेयर से 1.75 एटमॉस्फेयर हो गया तो लॉस आया 0.25 का, मतलब अगर ये P था तो P/8 का लॉस हो गया, तो N था तो N/8 नंबर ऑफ मोल्स का लॉस हो जाएगा। 3 ग्राम था, सॉरी 3 मोल था, तो 3/8 मोल्स लूज हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 2, मास दे रखा है। अब जरा देखिए, पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका प्रेशर P है, एटमॉस्फेयर का P0 है, तो इसके इक्विलिब्रियम का फोटो बनेगा, इस पे P0A ऊपर से लगेगा, एक mg भी लगेगा, यहां से P गैस A नीचे से लगेगा, तो P गैस A = P0A + mg, तो P गैस = P0 + mg/एरिया। अब जरा mg/एरिया देखते हैं कितना है। mg है 2.5 × 10 mg, एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पे 4, तो ये 5 × 10 पे 5, तो ये 5 एटमॉस्फेयर ये बन गया, और P0 1 एटमॉस्फेयर था, तो टोटल 6 एटमॉस्फेयर हो गया ये प्रेशर। तो प्रेशर आ गया 6 एटमॉस्फेयर, सिंपली P0 + mg/A, P0 इसका, ये इसके वेट का। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इस बार स्टैंडर्ड में दिख नहीं रही है चीजें, तो हम नंबर ऑफ मोल्स
PV इक्वल टू nRT से निकाल लेते हैं। PV बाय nR, P था 6 एटमॉस्फेयर, 10 पे 5, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर इंटू 0.5, 20 का 0.5 टाइम्स कितना बना 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 पे -6 अपॉन R 8.31, टेम्परेचर 400। बड़ी अच्छी बात है, ये तो सब कट गए, तो नंबर ऑफ मोल्स बने 6 बाय 8.31 इंटू 400, 400, इतने मोल्स आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको 25/3 लिख लेते तो काफी अच्छे कैलकुलेशन हो जाते, क्योंकि 25/3 करते तो 25 का 4 गुना 18, 25 का 4 गुना 100, 10 पे 4, तो 1.8 मिली मोल्स, ये आंसर आ जाता। क्वेश्चन 3, कंटेनर कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 ग्राम ऑफ हीलियम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 5 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 1/4 प्लस 5/4, 3/2 मोल्स। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन 1/4, 5 ग्राम हीलियम 5/4, 3/2 मोल्स। प्रेशर कितना है 152 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 180 m के बराबर। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एक ही बात है, एक एटमॉस्फेयर, लेकिन ये 760 का 1/5 लिखा है, ये 1 एटमॉस्फेयर बाय 5 लिखा है। लीनियर वेरिएशन 760 mm इसके बराबर, तो 152 mm सीधे लिख सकते थे। 152 mm किसके बराबर, तो 152 बाय 760 इंटू 1। तो कन्वर्ट किया मैंने, तो ये आया 1/5 मतलब 0.2 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर 400 केल्विन। पूछा क्या है वॉल्यूम, तो PV इक्वल टू nRT अप्लाई करें, तो वॉल्यूम nRT बाय P। वैल्यू छापते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/2, R 25/3, टेम्परेचर 400, प्रेशर कितना है 1.2, 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, 2.2 और ये सब कटेंगे तो 2500 ये, और मीटर क्यूब आया, तो ये वॉल्यूम इतना आया। हाँ, गड़बड़ी क्या है कि 0.2 के साथ 10 पे 5 आना चाहिए, इसीलिए इतना बड़ा आंसर आ रहा है, समझ गए। तो ये आया 25,000 बाय 10 पे 5, ये बना, तो 0.25 मीटर क्यूब। अब ठीक है, ठीक है, चलो चलो लास्ट डिस्कशन है आज की क्लास का, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और इक्विपार्टीशन का लॉ याद रखने वाली चीज है लगभग, एक्चुअली दरअसल हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस निकालना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये कर रहे हैं। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक है। देखिए क्यों, काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल होगी, लेकिन जरा समझिए पोटेंशियल नहीं हो सकती, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड नो इंटरैक्शन। मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्शन नहीं है, मतलब कोई आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। तो आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनेगी, वो रियल गैस है जिसमें वैन डर वाल अट्रैक्शन बनेगी।
ये हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की जहां कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन 3 तरह की हो सकती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। 3 तरह की एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। ट्रांसलेशन क्या है? पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों में कहीं भी जा सकता है। रोटेशन क्या है? पार्टिकल ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। वाइब्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। वाइब्रेशन ये समझिए कि बॉन्ड ऐसे, इंटरनल बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल खुद एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है और वो बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी, कि ये वाइब्रेट कर रहे हो किसी भी डायरेक्शन में। तो अब हम टर्म डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अ मॉलिक्यूल कैन हैव। किसी मॉलिक्यूल के पास कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी ले सकता है। जैसे एक्स डायरेक्शन का ट्रांसलेशन, वाई का डायरेक्शन, जेड का ट्रांसलेशन, तो वो 3 मोड ये हो गए। तो इसके मोड्स हमेशा आएंगे 3। वाइब्रेशन के मोड्स, मतलब नहीं है वाइब्रेशन के मोड्स, काफी कॉम्प्लेक्स सी चीज है कि वाइब्रेशन के मोड्स कब कितने आएंगे, लेकिन वाइब्रेशन के मोड्स आर एक्साइटेड ओनली एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इतना हाई होगा कि इसके इंटरनल बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करने लगेगा, तभी हमें वाइब्रेशन एनर्जी लिखनी है। एट रूम टेम्परेचर वाइब्रेशंस कैन बी डिस्कार्डेड, और हम हमेशा वाइब्रेशन को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, चलो, लेकिन मैं बताऊंगा वाइब्रेशन के कितने एक्साइट होते हैं। हाँ, रोटेशन के मोनो एटॉमिक का 0, डाई एटॉमिक का 2, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का 3। ये समझते हैं अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में तीनों चीजें। ट्रांसलेशन में क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी 3 तरह के ट्रांसलेशन तो बॉडी के पास हमेशा है। तो ट्रांसलेशन हमेशा 3 है इर्रिस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। रोटेशन के लिए बात करें तो एक सिंगल पॉइंट मास का रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0 इन ऑल 3 डायरेक्शन। क्योंकि हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात की मैंने? मोनो एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक में बात करें तो डाई एटॉमिक का शेप है ऐसा। तो 3 एक्सिस अगर हम लेते तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसके अबाउट I। इस एक्सिस के अबाउट चूंकि डिस्टेंस है तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया होगा, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मतलब अगर ऐसे घूमा तो भी काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे घूमा तो भी है, लेकिन खुद की एक्सिस के अबाउट, जैसे चौक, ऐसे घूमेगी चौक तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। हाँ, ऐसे घूमेगी तो भी आएगी, ऐसे घूमेगी तो भी आएगी। तो डाई एटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 रोटेशन में। हाँ, लीनियर पॉली एटॉमिक, इसके भी 2 ही आएंगे अगर लीनियर पॉली एटॉमिक है ऐसा। वंस अगेन सोचिए, इसके अबाउट एनर्जी लेने की टेंडेंसी नहीं है, इसके अबाउट आएगी, इसके अबाउट आएगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, I। तो यहां 2 तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ली जा सकती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके भी रोटेशन के 2 है। लेकिन अगर नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक होता तो जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा होता, तो अब ऐसी कोई एक्सिस नहीं जिसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 निकल आए। आप कैसे भी एक्सिस ले लो, किसी ना किसी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ ही जाएगा। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो रोटेशन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। ट्रांसलेशन के कितने हैं वो हमेशा 3 है, एक्स में, वाई में, जेड में। वाइब्रेशंस में बात करें तो मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, बॉन्ड ही नहीं बनेंगे। डाई एटॉमिक में अगर होंगे तो 2 होंगे, पॉली एटॉमिक में पता नहीं, वो कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि कब कितने वाइब्रेशंस आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा अगर पूछा है कि वाइब्रेशन कितने लेने, ठीक है। मोनो एटॉमिक में कभी वाइब्रेशन लेने की जरूरत नहीं, डाई एटॉमिक में 2, जब बॉन्ड ऐसे हिलने लगेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह हाफ kx² और हाफ mv², 2 तरह की एनर्जी आ जाएंगी। पॉली एटॉमिक में चूंकि SHM ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, ठीक। तो ये हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये काइंड ऑफ ऐसी चीज है कि लगभग आपको याद करनी है। तो मैं फाइनली एक टेबल बना देता हूं जिसमें आप याद कर लेना। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है। ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। ट्रांसलेशन 3, ट्रांसलेशन 3, ट्रांसलेशन 3, रोटेशन 0, रोटेशन 2, रोटेशन 2 और 3, वाइब्रेशंस 0, वाइब्रेशंस 2, वाइब्रेशंस क्वेश्चन मार्क। तो टोटल आ गए इसके 3, टोटल आ गए इसके 7, टोटल आ गए इसके 5 और 6 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो टोटल में तो क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशंस सिर्फ तभी काउंट करने हैं जब हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वाइब्रेशंस हमें प्रैक्टिकली बात करनी ही नहीं है। तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लिखेंगे सिर्फ इन 2 के, इसके पास 3, इसके पास 5, इसके पास 5 या 6। 5 किसके लिए? लीनियर स्ट्रक्चर। 6 किसके लिए? जब हमारा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी ली जा सकती है? पोटेंशियल तो कभी नहीं ली जा सकती, काइनेटिक कितनी तरीके से ली जा सकती है ये लिखा है। चलो अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये समझ लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला 1/2 kT है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। विदाउट प्रूफ ये हम याद रखेंगे, ठीक है। प्रूफ तो काफी गंदा है इसका, हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये है, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का कितना है? तो आंसर आएगा 3 × 1/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक का 5/2 kT। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर लिख रहा हूं, तो नॉन लीनियर का 6 1/2 kT, लीनियर का 5 1/2 kT। ये हर मॉलिक्यूल का ऑन एन एवरेज है। लेकिन इसी में अगर मैं डिफाइन करूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बिल्कुल आसान सा, एक मॉलिक्यूल का हाफ kT है तो एक मॉलिक्यूल का एवोगैड्रो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हाफ RT है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, ये निकालना है। तो एक मोल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर ये है, एक मोल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो आंसर ये है, लेकिन ये तो अभी भी एक मोल का है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स n है।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स n टाइम्स f टाइम्स हाफ आर टी। हाफ आर टी एक मोल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक मोल का f का मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये n मोल्स का, तो टोटल आंसर बनेगा। तो कोशिश करिए, ये सब जितने इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, बस यही एक है, हाफ के टी पर मॉलिक्यूल, हाफ के टी पर मोल हाफ आर टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, f मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए, हर जगह हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि पर मॉलिक्यूल, जब जब पर मॉलिक्यूल होगा k आएगा, जब जब पर मोल आएगा r आएगा। ठीक है, तो पिछले डिस्कशन का कंक्लूजन यही आया हमारा कि काइनेटिक एनर्जी का इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, और ये कितनी आई, n टाइम्स f टाइम्स हाफ आर टी। ये पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई करो, n का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और इसी को हम चाहें तो F/2 nRT लिखा है, इसी को F/2 P भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करेंगे और उसमें F/2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इसमें। और इसी काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो है ही नहीं, जो भी एनर्जी है काइनेटिक की वजह से, काइनेटिक टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, ये बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अब हमें पता है। तो कहा जाए तो हमने जितना अभी तक डिस्कशन किया है उसमें 2 या 3 ही फॉर्मूले हैं याद करने वाले पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, और नया कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो PV इक्वल टू nRT एक ये है, एक VRMS का एक्सप्रेशन है 3RT/m, ठीक है, और एक हमारा एक्सप्रेशन है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंटेनर में ऑक्सीजन है 2 मोल्स 127 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरे में हीलियम है 3 मोल्स 227 पे। अब हमें निकालना है, एक मिनट, रेशो नहीं लिखा मैंने, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, या इंडिविजुअली हम दोनों वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू निकाल देता हूं, छोड़ो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दोनों की, काइनेटिक एनर्जी पर मोल दोनों की, टोटल काइनेटिक एनर्जी O2 और फाइनल टेम्परेचर। तो यहां आपको लैंग्वेज मैटर करेगी कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है F/2 kT। क्यों? 1/2 kT क्या है? पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन यहां सिर्फ पर मॉलिक्यूल लिखा है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिखा, तो F का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले पार्ट में जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल F/2 kT है। अब टेम्परेचर इसका कितना है? 400 केल्विन, इसका टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। तो ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी पर मॉलिक्यूल? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन के लिए आएगी 5/2 kT, हीलियम के लिए आएगी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। ये पहले के आंसर है। K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 वाला वो छापना पड़ेगा, ठीक है, 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये पहले पार्ट का पर मॉलिक्यूल। सेकंड पूछा है पर मोल, सेकंड पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। बस पर मोल में क्या आएगा, यहां K आ रहा था, यहां R आएगा, तो यहां जहां K आ रहा था यहां दोनों जगह R आ जाएगा। R मतलब 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, बस अंतर दूसरे में ये आएगा।
तीसरे में पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले में जो पूछा था वो था F/2 kT, दूसरे में था F/2 RT। तीसरे में टोटल पूछा है तो टोटल आएगा NF/2 RT, क्योंकि टोटल में नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये पर मोल था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करोगे टोटल आएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ये आएगी। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, R टेम्परेचर 400। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो एटॉमिक है, R टेम्परेचर 500। ये आएगा हमारा थर्ड पार्ट के आंसर्स। चलो फोर्थ पार्ट, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते तो अंतर ये आता कि एक सिंगल मिक्सचर बन जाता। अब इसका टेम्परेचर 400 केल्विन, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन, इसका टेम्परेचर T केल्विन। इसके 2 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल हीलियम, तो यहां 2 मोल ऑक्सीजन प्लस 3 मोल हीलियम मिक्स हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया तो हम इंटरनल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो 2 मतलब मान रहे हैं मिक्सिंग में कोई एनर्जी लूज नहीं हुई। तो यहां एनर्जी थी 2F/2 RT, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन की, हीलियम की 3F/2 RT। फाइनल एनर्जी ऑक्सीजन 2 5/2 R, फाइनल टेम्परेचर T। और यहां से 3 5/2 की जगह 3/2 RT। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर T की वैल्यू निकालें तो R कट गया, तो यहां पे 2 से 2 2000, यहां से 2 9 और 250, यहां से 2 और 2 कटा 5, यहां से 4.5। ठीक है, तो 2250 4250 बाय 9.5। ठीक है, केल्विन, ये फाइनल टेम्परेचर है। तो हमने क्या किया, इनिशियल एनर्जी इसकी लिखी, इसकी लिखी। फाइनल एनर्जी अगर ये टेम्परेचर T पे होते तो 2 मोल ऑक्सीजन 2F/2 RT, 3 मोल हीलियम, इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखे प्रेशर का क्या मतलब है, टेम्परेचर का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है। ठीक है, और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्लास थी। अगली क्लास से पूरे के पूरे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल क्लास ही चलेगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी आगे की क्लासेस। ठीक है, तो बस इसको झेल लो, आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली।